नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण खरेगा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। भाजपा कार्यकर्ताओं ने की कब होगा न्याय अभियान की शुरुआत, एसडीएम के जरिए सीएम को ज्ञापन भेज प्रदेश सरकार से किए सवाल। किशनपुरा बिछनादा के वार्ड पंचों ने ग्राम विकास अधिकारी को एपीओ करने के मामले को लेकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिला परिषद सीओ पर भी लगाए गंभीर आरोप। बिजली की दरों में कटौती की मांग, अखिल भारतीय किसान सभा ने विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियंता को सौंपा ज्ञापन। गांव फतेहपुर से अवैध शराब ठेका हटवाने की मांग, ग्रामीणों ने पुलिस अधीक्षक को सौंपा ज्ञापन। कोला फार्म के नजदीक हाईवे पर आवारा पशु और बाइक की टक्कर में अधेड़ की हुई मौत। और अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने कब होगा न्याय अभियान के तहत एसडीएम के मार्फत सीएम को ज्ञापन भेज आमजन की समस्याओं के समाधान की मांग की है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा कब होगा न्याय अभियान के तहत जिलाध्यक्ष बलबीर बिश्नोई के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के नाम का एक ज्ञापन उपखंड अधिकारी को सौंपा गया। ज्ञापन में मुख्यमंत्री से अब होगा न्याय की तर्ज पर काम करने की मांग की गई है। ज्ञापन में कहा गया कि सरकार ने सत्ता में आने के बाद 10 दिनों में सभी किसानों का कर्जा माफ करने की बात कही थी, लेकिन आज भी 22 लाख किसान कर्जा माफी के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। एक फूटी कोड़ी भी राज्य सरकार माफ नहीं कर पाई। कोरोना काल में बिजली की दरें बढ़ा दी गई। खाद बीज ने किसानों को खून के आंसू रुला दिए। 1993 के बाद विगत 2 सालों से राजस्थान में टिड्डियों का हमला लगातार हो रहा है। पिछले वर्ष 2019 में 12 जिलों में 25,000 करोड़ की फसल नष्ट हो चुकी है। इस साल अप्रैल माह में 33 में से 32 जिलों के किसानों ने टिड्डियों के आक्रमण का दंश झेला है। ज्ञापन में भाजपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि हजारों करोड़ की फसल फिर से खराब हो गई है, लेकिन सरकार ने इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाई। सरकार ने पेट्रोल डीजल पर वेट में बढ़ोतरी कर कोड में खास का काम किया है। पूरे हिंदुस्तान में पेट्रोल डीजल पर सर्वाधिक वेट राजस्थान में वसूला जा रहा है। राज्य सरकार ने अपने जन घोषणा पत्र में पेट्रोल डीजल पर वेट कम करने की बात कही थी, लेकिन अब सरकार राज्य की जनता के साथ कुठाराघात कर रही है। ज्ञापन में कहा गया है कि अपराधों में बढ़ोतरी से पुलिस का नारा, आमजन में विश्वास, अपराधियों में भय केवल खोखला नारा होकर रह गया है। अपराधी बेखौफ होकर जनता में आतंक फैला रहे हैं और सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। ज्ञापन देने वालों में संतोष सिंवर, पवन श्रीवास्तव, दीपक खाती, विजय झाझड़ा, सावंत पालीवाल सहित अन्य भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। पूरे राजस्थान प्रदेश में सभी उपखंड अधिकारी को ज्ञापन देकर पहले धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम था, लेकिन इस वैश्विक महामारी की वजह से आज हम सभी जगह ज्ञापन दे रहे हैं एसडीएम हेडक्वार्टर पर। इसमें जो एक तो सरकार ने 2018 के विधानसभा चुनाव में वादा किया था कि बिजली की दरें नहीं बढ़ाई, लेकिन सरकार ने फ्यूल चार्ज जो 28 पैसे से 58 पैसे कर दिया। धीरे धीरे सरचार्ज में 70 पैसे प्रति यूनिट बिजली बढ़ा दी। और इसी तरह किसान के संपूर्ण कर्जे माफी की बात थी। चाहे अब इन्होंने गौ संवर्धन में जो पैसा दिया जाता था गौशाला को, उसमें कटौती कर दी। कानून व्यवस्था की बात हो, 2 साल में अपराध में भयंकर बढ़ोतरी हुई है। इन सब हम मांगों को लेकर सरकार को चेताने सरकार को आज एसडीएम के मार्फत मुख्यमंत्री को ज्ञापन किया। किशनपुरा बिछनादा के वार्ड पंचों और ग्रामीणों ने जंक्शन में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर ग्राम विकास अधिकारी को एपीओ करने के मामले में जिला परिषद सीओ पर कई आरोप लगाए हैं। ग्राम पंचायत किशनपुरा के ग्रामीणों ने विकास अधिकारी का स्थानांतरण करने की मांग को लेकर आंदोलन को तेज कर दिया है। इसी क्रम में आज ग्रामीणों द्वारा जंक्शन में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी मांग न माने जाने पर गांव के 11 में से 6 वार्ड पंचों ने इस्तीफा देने की चेतावनी दी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वक्ताओं ने कहा कि वे लगातार करीब 1 माह से ग्राम विकास अधिकारी रानू चौधरी को स्थानांतरित करने की मांग कर रहे हैं। 3 दिन पहले जिला परिषद कार्यालय पर प्रदर्शन के दौरान मुख्य कार्यकारी अधिकारी परशुराम ने ग्राम विकास अधिकारी को एपीओ करने के लिखित आदेश जारी किए थे, लेकिन 10 मिनट बाद ही राजनीतिक दबाव के चलते एपीओ आदेश निरस्त कर दिए गए। वक्ताओं ने जिला परिषद सीओ पर भी कई आरोप लगाए। साथ ही कहा कि अब उनकी मांग ग्राम विकास अधिकारी के स्थानांतरण की न होकर उन्हें बर्खास्त करने की है। गाँव में पूर्व में हुए विकास कार्यों में ग्राम विकास अधिकारी की ओर से किए गए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को शिकायत करने की बात कही गई। साथ ही 14 सितंबर को 5 लोगों का शिष्टमंडल जयपुर में पंचायती राज मंत्री से मिलकर उन्हें ग्राम विकास अधिकारी की ओर से किए गए कथित गबन के मामले से अवगत करवाने का भी निर्णय लिया गया। वक्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि तुरंत प्रभाव से ग्राम विकास अधिकारी को बर्खास्त नहीं किया गया तो 10 सितंबर को जिला परिषद के सीओ का बेमियादी समय के लिए घेराव किया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वार्ड नंबर 4 के पंच रोशन लाल, सुरेंद्र शर्मा, प्रेमराज नायक सहित अन्य ग्रामीण मौजूद थे।
कितना इतना लगे कितना वजन बच्चे लगे मारे रोकड़ तो कम देनी चाहिए मैं भी पंचायत के हमारे सदस्य हम ध्यान तो होना चाहिए लगे हमारे तो सरपंच साहब सुधर जाओ मतलब वही भी काम करी काम दाद निकालो काम पीछे जाओ कौन सा मैं दाद मांगा जन मारे 2-4 में नाम देंगे जनता सरकार है 11 में से 6 लोग ये कह रहे हैं कि इसको बदला जाए और हमारे ग्राम पंचायत का सरपंच ये चाह रहा है कि उसको पास में रखे सरपंच नहीं अगर जो पहले की पंचायत सरपंच थे जो पहले इसमें सरपंच थे उनका पता नहीं किस तरह का लालच है पता नहीं क्या लालच है पहले वाले सरपंच आज भी उसको पुराने वाले एससी का बेचारा वो सरपंच बने उसको बिठा के साथ में घुमाते सेक्रेटरी को साथ रखते मेरे ख्याल में जो निर्णय है पुरानी पंचायत के लोग ही ले रहे हैं नए सरपंच के तो कोई हाथ में नहीं आ रहा मेरे ख्याल में मैं मेरी प्लानिंग साथ ग्राम पंचायत में जाता हूँ तो मुझे बोल दिया जाता है कि पंच तू नहीं है तेरी पत्नी है तेरा क्या काम आया तो मैं इसका बहिष्कार करता हूँ तो बोलते हैं कि तेरी औकात नहीं है हमारे साथ बैठने की इसके लिए हम कई बार आवाज उठाई सरपंच साहब को भी बोला कि हमारे गांव में हमारे जो गांव के पड़ोसी गांव है उनमें अच्छा काम हो रहा है पेड़ पौधे लगे हुए हैं नालियों का फुल विकास है तो हम इसकी बात करें कि हमारे गांव में कोई किसी तरह का विकास नहीं हो रहा है तो बोले हो जाएगा हमें बोलता है कि हो जाएगा आज 8 महीने से बिजली की समस्या पानी की सड़कों की समस्या नालियों की समस्या किसी तरह से कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही कि हमारी यही है कि इसका तबादला हो अगर नहीं होती तो हम इसके लिए धरना प्रदर्शन करेंगे उसके बाद हमारी नहीं सुनवाई होगी तो हम इस्तीफा देंगे और ग्राम पंचायत भंग करेंगे मैं अपने गांव का विकास करना चाहती थी इसलिए हम जो मीटिंग होती है हमें बुलाया जाता है वहाँ पर हमारी कोई सुनवाई नहीं होती वो कुर्सी हमको ही लेनी पड़ती है वहाँ लगाई नहीं जाती हमारी कोई इज्जत से बात नहीं करता हमसे और हम जो प्रस्ताव करने देते हैं वो हमारी सुनवाई नहीं होती वहाँ पे और हमारे साथ जो हमारे हस्बैंड जाते हैं उनकी भी कोई इज्जत नहीं होती हमारे गांव में जैसे कि गलियां बनवानी है सड़कें बनवानी है नालियां बनवानी है जो गांव में विकास होना उसका प्रस्ताव रखने के लिए हम कहते हैं हमारी सुनवाई नहीं होती चले जाओ हमारे खाली पेज पर साइन करवा लेते हैं जाओ यहाँ से बदतमीजी से बात करते हैं और हमारी कोई सुनवाई नहीं होती हम इसका तबादला करना चाहते हैं हम वार्ड पंच जो जाते हैं उनसे खाली रजिस्टर पे साइन करवा देते हैं बाद में कहते हैं मैं आप लेकिन तुम जाओ तुम्हारा कोई काम नहीं और ज़्यादा पूछते हैं तो अगर तुम्हें लेना क्या है ये वो तुम्हें निकाल देती है और ज़्यादा पूछते हैं अगर मैं रजिस्टर बंद कर दूँ बाद में आप क्या करवा लोगे मेरे क्या कर सकते हो यही पत्र सी साहब को करवा दिया जांच कमेटी भेजी थी उनको भी अवगत करवा दिया है और अगर ये हमारी बात नहीं मानते हैं तो 10 तारीख को धरना देंगे साहब का घेराव करेंगे और अगर नहीं मानते हैं तो हम सारे वार्ड पंच और उप सरपंच में इस्तीफा देंगे। गांव फतेहपुर के ग्रामीणों ने अवैध शराब ठेका हटवाने की मांग को लेकर पुलिस अधीक्षक राजीव डोगरा को ज्ञापन सौंपा। गांव फतेहपुर में कथित रूप से चल रहे अवैध शराब के ठेके को हटवाने की मांग को लेकर मंगलवार को ग्रामीणों ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों को कहना है कि गांव मानकसर में एक लाइसेंस शुदा शराब का ठेका है लेकिन उसने फतेहपुर में 3-4 घरों में अवैध ब्रांचें खोल रखी हैं। इसके चलते ग्रामीणों को परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए कहा कि इन अवैध शराब ठेकों की ब्रांचों पर नशीली गोलियों सहित अन्य नशीले पेय पदार्थों का कारोबार चल रहा है। आए दिन नशेड़ी प्रवृत्ति के लोग गाँव के शरीफ लोगों के साथ झगड़े करते हैं जिससे आम जन का जीना मुहाल हो गया है। ऐसे अवैध शराब ठेकों तथा अपराधी प्रवृत्ति के लोगों के कारण गांव का माहौल खराब हो रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि इस संदर्भ में कई बार संगरिया थाना में सूचना देने के बावजूद भी अवैध नशे का कारोबार करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। ग्रामीणों ने कहा कि शीघ्र अतिशीघ्र अवैध शराब ठेकों को बंद करवाया जाए अन्यथा ग्रामीण आंदोलन करेंगे। फतेहपुर ग्राम पंचायत से आज हमने एक ज्ञापन सौंपा है एसपी महोदय के सामने। मानकसर में लाइसेंस शुदा ठेका है और यहाँ इन्होंने अवैध ब्रांचें खोल रखी है घरों में 3-4 ठीक है। वहाँ गोलियों का व्यापार भी होता है नशे का व्यापार भी होता है और आए दिन मारपीट लड़ाई झगड़ा होता है। तो हमने थाने वालों को पुलिस थाना संगरिया को किसकी शिकायत कई बार की है लेकिन उन्होंने हमारी बात पर कोई गौर नहीं किया है और आज हम ग्रामीण इसी मुद्दे पर एसपी साहब से मिले हैं। अगर हमारी 6-7 दिनों में कार्रवाई ना हुई तो वहाँ अनिश्चितकाल धरने पर बैठेंगे। अगर वहाँ कोई घटना घटती है तो इसका प्रशासन जिम्मेदार होगा। मेरी यही आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे गांव फतेहपुर में अवैध ब्रांच है
दारू शराब की, मतलब जो कि वहाँ पर आए दिन वहाँ पे झगड़े होते रहते हैं। इसमें सिलाई केंद्र है, गुरुद्वारा साहिब है, पर नशेड़ी लड़ाई झगड़े करते हैं, वहाँ पे कुछ भी हो सकता है, गाली गलोच करते हैं। वहाँ पे औरतों को और लड़कियों को तो मतलब आना जाना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए हम तो यही चाहते हैं कि वहाँ से इस अवैध शराब की दुकानों को हटाया जाए। अगर नहीं हटाया गया तो हम ग्रामीण सभी औरतें लड़कियां जो भी हैं वो सभी आंदोलन करेंगे। ये तो आश्वासन अभी तक हमें मिले नहीं है, मिलने के बाद ही पता चलेगा कि क्या आश्वासन दिया गया है। और ये रिक्वेस्ट है कि ये जो ब्रांच अवैध है, ये मानकसर का लाइसेंस है और दूसरे गांव का, और मानकसर का ही ये जो शराब की दुकान है वहीं पे भी कर सकते हैं। हम हमारे गांव में क्यों वैध कर रहे हैं? यहाँ पे नशे में गोलियां भी सप्लाई हो रही है, जो भी मतलब हीरोइन वगैरह की। यहाँ पे तो एक सिर्फ नाम की है दुकान शराब की, शराब तो है ही है, इसके साथ साथ और भी नशे का काम मतलब काफ़ी धड़ल्ले से चल रहा है। और हमारी ये तो रिक्वेस्ट है कि इसे अन्यंत्र जगह पे करवाया जाए ताकि हमें ग्रामीणों को परेशानी ना हो। कोला फार्म के नजदीक हाईवे पर आवारा पशु के साथ हुई बाइक की टक्कर में बाइक चालक की मौत हो गई। मंगलवार को पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों को सौंप दिया। बीती रात रावसर हनुमानगढ़ हाईवे पर जा रहा एक बाइक सवार व्यक्ति अचानक आवारा पशु से टकरा गया। अचानक हुई टक्कर के बाद मवेशी का सींग उक्त व्यक्ति के सीने में जा घुसा, जिससे उसकी मौत हो गई। इसके बाद मौके पर पहुंची एम्बुलेंस ने मृतक प्रौढ़ के शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। मंगलवार सुबह टाउन पुलिस ने प्रौढ़ के शव का पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मृतक की पहचान मानकराम निवासी नई खुंजा के रूप में हुई है। मानकराम बीती रात अपनी पुत्री से मिलने के लिए भुनावाली ढाणी की तरफ जा रहा था। रास्ते में कोला फार्म के पास हाईवे पर अचानक आवारा पशु की टक्कर लगने से मानकराम की मौत हो गई। मृतक मानकराम के भाई दीनदयाल की रिपोर्ट पर टाउन पुलिस थाना में मर्ग दर्ज की गई है। करीब 8 बजे के आसपास दिनांक 8/9/2020 को रात को मानकराम पुत्र ज्ञानाराम रति भाट निवासी वार्ड नंबर 4 नई खुंजा जो अपनी पुत्री को मिलने के लिए भुनावाली ढाणी जा रहा था। कोला फार्म के पास रोड पे आवारा पशु के लगने से दुर्घटना हो गई, जिससे उसकी मौत हो गई। इस पे थाने में मर्ग दर्ज है। ये दीनदयाल का भाई है ज्ञानाराम। साप्ताहिक अवकाश दिलवाने की मांग को लेकर गोलूवाला मंडी की कामगार यूनियन ने श्रम अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। गोलूवाला की कामगार यूनियन के सदस्यों ने मंगलवार को जिला श्रम अधिकारी को ज्ञापन देकर साप्ताहिक अवकाश दिलवाने की मांग की है। ज्ञापन में यूनियन सदस्यों ने बताया कि गोलूवाला मंडी की रेडीमेड व मनियारी की दुकानों पर काम करने वाले मजदूरी पेशा व्यक्तियों को साप्ताहिक अवकाश नहीं दिया जा रहा। गोलूवाला मंडी पूर्व में साप्ताहिक अवकाश के चलते बंद रहती थी, लेकिन मंडी में मनियारी का सामान बेचने वालों ने अपनी दुकानें रविवार को भी खोलनी आरम्भ कर दी। इसके चलते अन्य दुकानदारों ने भी अपनी दुकानें खोलनी शुरू कर दी। इससे श्रमिक वर्ग का साप्ताहिक अवकाश बंद हो गया। उन्होंने कहा कि कानूनी अधिकार के तहत 1 दिवसीय अवकाश अनिवार्य है, लेकिन गोलूवाला में पूरे सप्ताह काम करवाया जाता है। कामगार यूनियन के सदस्यों ने श्रम अधिकारी को ज्ञापन सौंप 1 दिन का साप्ताहिक अवकाश दिलवाने की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में वेद मक्कासर, सुशील कुमार, धनराज, रामस्वरूप, कालूराम, सन्नी, दलीप, राम प्रताप सहित अन्य कामगार शामिल थे। समस्या है, हमारे कुछ साथी हैं गोलूवाला मंडी में, उनकी ये समस्या है कि जैसे संडे को या सप्ताह में 1 दिन की छुट्टी का प्रावधान है इसमें, और उसके बावजूद भी वहाँ पे बहुत सी दुकानदारें हैं, जैसे रेडीमेड की दुकानें हैं, मनियारी की दुकानें हैं। उन दुकानों के ऊपर उनको संडे को, मंडे को, मतलब कभी भी उनको 1 दिन की छुट्टी नहीं मिल रही है। तो उसी समस्या को लेकर आज हम यहाँ श्रम विभाग में आए हैं, ताकि उन दुकानदारों के ऊपर लगे हुए जो हमारे साथी हैं उन सबको सप्ताह में 1 दिन छुट्टी मिले, ताकि वो भी अपने परिवार का जो कार्य रह जाता है, कोई हफ्ते में 1 दिन कोई छुट्टी मिले तो वो अपने परिवार का काम कर सके, अपने परिवार के साथ रह सके। तो इसी के लिए आज हम यहाँ श्रम विभाग पे आए हैं, और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि आपकी ये जो जायज़ मांग है इस पर कार्रवाई की जाएगी। बिजली की दरों में कटौती करने की मांग को लेकर मंगलवार को अखिल भारतीय किसान सभा से जुड़े किसानों ने विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियंता कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। बिजली का बिल सही करो, सही करो, सही करो। बिजली के बढ़े हुए रेट वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो। बिजली के बढ़े हुए रेट वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो।
अखिल भारतीय किसान सभा से जुड़े किसानों ने मंगलवार को विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियंता को ज्ञापन सौंप बिजली की दरों में कटौती करने की मांग की। किसानों का कहना है कि विद्युत विभाग प्रदेश की जनता को लूटने का काम कर रहा है। जिन घरों का मासिक बिल औसतन 3,000 रूपए प्रति माह आता था, वर्तमान में उनका बिल 10,000 रूपए के नजदीक पहुंच गया है। किसानों का आरोप है कि विद्युत विभाग फ्यूल सरचार्ज के नाम पर प्रदेश की जनता को लूट रही है। किसानों ने ज्ञापन के जरिए बिजली की दरों को कम करने और फ्यूल सरचार्ज के नाम पर हो रही कथित लूट को बंद करने की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में ओम स्वामी, बलदेव सिंह, बेअंत सिंह, राजू गोदारा, जीत सिंह, निशान सिंह, कालूराम, कर्ण सिंह आदि शामिल थे। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿੱਲ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ 3000 ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਐਨਰਜੀ 9000 ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਕਿਵੇਂ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇਹ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਵਧਾਰਾ ਹੈ, ਆਪਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ, ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਹੀ ਹੱਕ ਲਾਈਟ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਬਾਲੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਹੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਰੇਟ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰੀ ਹੈ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹੱਤਿਆ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੇ। ਇਹ ਮਰ ਜਾਣਗੇ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਚਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੂਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ 2 ਤੇ 2.5 ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ 8 ਰੁਪਏ ਸੁਲਟ ਸਨ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮਿਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਹਰਿਆਣੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੋ ਬਿੱਲ है उस रेट का साथों रेट लिया जाए, इतों वाला जो बधारा है वो घटाया जाए। तीन साहब से मिले हैं। एक तो बिजली के अंदर जो बिल आए हुए हैं बिजली के, उनमें से जिसका बिल 1500 रुपये आता था आज उसका 15,000 रुपये, 14,000 रुपये के आसपास बिल आया है। और सरकार ने बिजली के जो ये रेट बढ़ाए हैं ये बहुत गलत बढ़ाए हैं। हमारा ये कहना है कि ये सरकार अपने बिजली के बढ़े हुए रेट वापस ले, अगर नहीं लेगी तो अखिल भारतीय किसान सभा इसका आंदोलन करेगी। और अभी वक्त है ब्रेक का। हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। अरे बबलू, लॉकडाउन खुलते ही टहलने निकल पड़े। महामारी अभी फैली हुई है। सरपंच जी टहलने नहीं, कहाँ पे वापस जा रहे हैं? तुझे डर नहीं लगता वायरस पकड़ लेगा? पहले थोड़ा बहुत डर लगता था, फिर पता चला कि अगर मैंने पूरी सावधानी बरती तो ये बीमारी होने की संभावना कम है। सबसे महत्वपूर्ण है ये मास्क। काम पर मास्क हमेशा पहनूंगा, समय समय पर हाथ धोता रहूंगा और दूसरों से हर वक्त कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखूंगा। खुद को, दूसरों को और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखूंगा। अरे भाई, मेरी जिम्मेदारी बनती है तुझे चेतावनी देना, सो दे दिया। जब देश के मेडिकल और स्वच्छता कर्मचारी रोज कोरोना वायरस से लड़ने का काम कर रहे हैं तो हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है अपना काम करने की। बबली, तुझे कुछ हो गया तो? हजारों लोग इस बीमारी को हराकर ठीक हो चुके हैं और अगर किसी कारण मुझे ये बीमारी हो भी जाए तो सरकार ने अस्पताल में हमारे इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। ये घबराने का वक्त नहीं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का वक्त है। अरे ऐसे क्या देख रहा है? तू काम पे जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, नाक नहीं कट जाएगी मेरी। चलो मास्क। हाँ मास्क, मास्क। अरे नाक तो ढक लो। हाँ। कोरोना वायरस से हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी और उससे डर कर नहीं, पूरी सावधानी के साथ डट कर चलिए। रुकी जिंदगी को आगे बढ़ाएं, देश को आत्मनिर्भर बनाएं। जय हिंद। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। कोरोना के चलते करीब 6 महीने से विवाह शादियों से जुड़े कारोबार बंद हैं। ऐसे में घोड़ा बग्गी का काम करने वाले लोगों की आर्थिक स्थिति नाजुक बनी हुई है। विवाह समारोह में घोड़ा बग्गी का काम करने वाले कारोबारियों की आर्थिक हालत बेहद नाजुक है। यूं तो कोरोना के चलते देश भर में लगे लॉकडाउन के बाद से ही विवाह शादियों से जुड़े कारोबार बुरी तरह से ठप हो चुके हैं, लेकिन घोड़ा बग्गी का काम करने वाले कारोबारी सिर्फ और सिर्फ शादी जैसे समारोह पर ही निर्भर थे। ये लोग ताजा कमाकर अपने और अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। लॉकडाउन के चलते शहर में घोड़ा बग्गी का काम करने वाले लोगों का काम पिछले 6 महीने से ठप है। ऐसे में रोजी रोटी कमाने का कोई जरिया इनके पास नहीं बचा है। घोड़ा बग्गी का काम करने वाले भग्गू ने
बताया कि उसके पास 12 घोड़ियां हैं। एक घोड़ी की कीमत 1 से 1.5 लाख रुपए के करीब है। इन घोड़ों के रखरखाव के लिए उसके पास पहले 10 लोग काम करते थे, लेकिन लॉकडाउन के बाद सभी को मजबूरन घर बैठना पड़ा। उन्होंने कहा कि 1 दर्जन घोड़ा घोड़ियों का रखरखाव करना आसान काम नहीं है। इसके लिए 4 लोगों को उसकी सार संभाल के लिए काम पर रखना उसकी मजबूरी है। भग्गू ने बताया कि लॉकडाउन के बाद से ही काम ठप पड़ा है। भग्गू के अनुसार घोड़ों से विवाह शादियों में दूल्हे को बैठाने के अलावा और कोई काम नहीं लिया जा सकता जिससे आजीविका चलाई जा सके। उन्होंने कहा कि उसने अपने पूरे जीवन की कमाई घोड़े खरीदने में लगा दी, इसलिए इन घोड़ों का रखरखाव कर उन्हें जिंदा रखना भी बहुत जरूरी है। भग्गू के साथ साथ अन्य बग्गी का काम करने वालों का भी कहना है कि एक घोड़े के 2 टाइम के चारे पर लगभग 400 रुपए का खर्चा आता है, जो उन्हें प्रतिदिन कमाई न होने के बावजूद अपनी जेब से भुगतना पड़ रहा है। यदि घोड़ों को पेट की बीमारी हो जाए तो इलाज भी यहाँ मुमकिन नहीं है। ऐसे में इनका रखरखाव और पालन पोषण बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। बग्गी चलाने वालों के अनुसार यदि घोड़ों की सार संभाल ढंग से न की जाए तो उनकी कई बीमारियों से मौत हो सकती है। घोड़ा बग्गी का काम करने वालों ने सरकार से आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाए जाने की मांग की है। बताएं क्या साहब, आप ही देख लो अब कितनी घोड़ियाँ खड़ी है। आप ये अब मजबूरी है अपनी, तो इतने पैसे लगा के अपने पेट मोस के घोड़ियाँ बनाई। अब मैं आपको बात भी बताऊं तो मेरे आंसू आता है। मैंने 7 महीने 8 महीने होकर घर बैठा हूँ। 4 लेबर भी मेरे पास से लगती है तनख्वाह 6,000 रुपये 7,000 रुपये तनख्वाह उनकी, और 150 रुपये घोड़ी का खर्चा है। काम है नहीं मेरे पास। और स्कूल भी बंद पड़े थे। पहले स्कूलों में बच्चों को अंडे न देने करते थे, 500-700 रुपये दिहाड़ी करते थे, तो घंटे 2 घंटे लगा के आते थे, वो भी हमारे बंद पड़ा है। अब कैसे करवाए चलाए यार, पेट मोस के हमने ये घोड़ियाँ बनाई थी। 20 साल से ये घोड़ियाँ बनी है मेरी, और अब बेचूँ तो मैं क्या करूँ। सारा घोड़ी है, घोड़ी कम से कम कोई 1.5 लाख की है, कोई 2 लाख की है, ऐसे घोड़ियाँ हैं। और 4 बग्गी है मेरी। आपकी बग्गी में लाया हूँ 1 लाख रुपए की है, एक 1.5 लाख रुपए की है, और बाकी 1,20,20 हज़ार रुपये की लिया था। जनरेटर लिया था 40-40 हज़ार रुपये के 4। ऐसे पैसे कमा के बस यही जुगाड़ बनाया था। लास्ट में ये मेरा थोड़ी था भाई ये हो जाएगा, इसी चक्कर में परेशान है। अब हमारा को तो थोड़ा बहुत हल करो साहब। ये काम था बढ़िया, 10 लेबर काम करती थी मेरे पहला, 10 लेबर काम करती थी, बहुत ही बढ़िया काम था। उनका भी काम निकालता था मैं, मेरा भी निकलता था बढ़िया। समझ लो हमारी रोटी बढ़िया चलती थी। किसी को मांगना नहीं, किसी को उधार नहीं लेनी थी, नगद ही दाना लाना, नगद ही सारा कुछ। क्यों शहर में रहते हैं वो बात है नहीं भाई 15 दिन 20 दिन उधार दे देंगे, बाद में उधार देते नहीं दाना के। ऐसे करके मैंने प्लाट भी मेरे घोड़ियों वास्ते प्लाट लिया था उधर रूपनगर, वो भी मैंने 2.25 लाख रुपये का बेच के उनको खुला दिया। अब मैं क्या करूँ। तो ये घोड़ी कोई 2 लाख रुपये की है, कोई 1.5 लाख रुपये की है, कोई 1,20,000 रुपये की है, इसी तरीके में। शासन से यही बोल रहे हैं भाई साहब हमारा भी काम चला दो, ये पैलेस वगैरह खोलोगे जब भी काम चलेगा। अब छोटे मोटे काम पर जाती है, जैसे घोड़ी आ गई 700 रुपये देते हैं, 800 रुपये देते हैं, 1,000 रुपये देते हैं, ज़्यादा में ज़्यादा 1,000 से ऊपर कोई देता नहीं। 1,000 में 500 रुपये उससे मजदूर के हो जाता है, जो घोड़ी ले जाता है नहा धुआ के 500 रुपये पीछे से बचते हैं। 250 रुपये घोड़ी का खर्चा है, 4 रुपये किलो कुत्तर कर रखी है, 8 रुपये किलो नीरा है मूँगफली का, और 32 रुपये किलो चूरी है छोलों की। दूसरी चूरी लाएँ तो पेट दुखने लग जाता है घोड़ियों को। टाउन स्थित वार्ड संख्या 45 में गंदे पानी की निकासी के नाले का खुला मुंह वार्डवासियों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। वार्डवासियों ने ढक्कन के जरिए नाले को ढकने की मांग की है। टाउन स्थित वार्ड संख्या 45 में गंदे पानी के नाले का खुला मुंह वार्डवासियों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। वार्डवासियों ने बताया कि वार्ड में बने बड़े नाले को नगर परिषद ने कंक्रीट के पत्थरों से ढकवाया था, लेकिन नाले की सफाई का काम करवाने आई जेसीबी ने नाले के कंक्रीट से बने ढक्कनों को तोड़ दिया। इसके बाद नाले के मुंह को बंद नहीं करवाया गया। वार्डवासियों का कहना है कि बड़े नाले की गहराई करीब 7 से 8 फीट है। कई बार नाले में जानवर गिर चुके हैं, जिन्हें कड़ी मशक्कत के बाद वार्ड के लोगों द्वारा ही निकाला जाता है। वार्डवासियों ने बताया कि पिछले लंबे समय से नाले का खुला मुंह लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। वार्डवासियों ने बताया कि एक बार शराब पीकर नाले में गिरने की वजह से एक व्यक्ति की जान भी जा चुकी है। नगर परिषद के अधिकारियों और वार्ड पार्षद को कई बार इस समस्या से अवगत करवाया जा चुका है, लेकिन अभी तक इस समस्या का कोई समाधान नहीं निकाला गया है। वार्ड के लोगों का कहना है कि खुले नाले को देखकर लोग यही नाले के पास कचरा फेंक जाते हैं। इसके कारण वार्ड में दुर्गंध पैदा हो रही है, जिससे यहाँ रहना दूभर हो रहा है। एक तरफ जहाँ सरकार स्वच्छ भारत का नारा दे रही है, वहीं यहाँ फैली गंदगी सरकार के इस नारे का मखौल उड़ा रही है। एक जगह भाई कोई पशु गिर जाए माने आवा समस्या, माने जेसीबी ने फोन करना पड़ा, नहीं कटा है तो माने पहला मत हमारा बिंगवा जेसीबी ने बुला लेगा। वहाँ एक दिन तो ये लड़का पड़ गया था, और बाकी कई बार बच्चे पड़ गए हैं और उनको काटना पड़ता है। यहाँ पे 8 साढ़े 8 फुट की गहराई है, कोई 4-5 फुट की नहीं है। इसके ऊपर जाल लगना चाहिए।
पार्षद भी आया और चेयरमैन भी आया और वो छोटे वाला चेयरमैन भी आया है, आगे गेड़ा मार के चले जाते हैं, कोई काम नहीं कराते। हमारा पार्षद काम तो कराते नहीं है। एक तो बंदे गिरते हैं, पशु गिरते हैं, काटते हैं, दिक्कत होती है बहुत। एक तो कचरा के कारण पशु खाने के लिए आता है, कचरा से भी गिर जाते हैं। 2-3 बार तो बच्चे गिर गए हैं। एक तो बार तो टेम्पो उसके अंदर गिर के ड्राइवर को चोट लगी है। कम से कम 7 या 8 फुट गिराई है इसमें। क्या करते हैं, बुलाते हैं, फिर हम मोहल्ला काटते हैं, फिर जेसीबी वो बुलाते हैं नेपाल से, वो भी सुनवाई नहीं करते इतनी। घनी बार किए हैं, वो करते तो नहीं, आके देख के चल जाते हैं। हाँ जी करके करेंगे। चेयरमैन भी आए थे, एक छोटे चेयरमैन, एक बड़े चेयरमैन भी आए थे। पार्षद से बात करते हैं, वो सुनाई नहीं करते, बैठा को। हम ये कहते हैं बस यहाँ पर जाल लगना चाहिए। श्री गंगानगर कोटा एक्सप्रेस ट्रेन का रूट यथावत रखने की मांग को लेकर मंगलवार को उपभोक्ता कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रेल मंत्री के नाम का ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा। श्री गंगानगर कोटा सुपरफास्ट ट्रेन का रूट श्री गंगानगर वाया सादुलशहर, हनुमानगढ़, पीलीभंगा, सूरतगढ़ रखने की मांग को लेकर मंगलवार को उपभोक्ता कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रेल मंत्री के नाम का एक ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि श्री गंगानगर कोटा सुपरफास्ट ट्रेन पूर्व में श्री गंगानगर से चलकर सादुलशहर, हनुमानगढ़, पीलीभंगा होते हुए सूरतगढ़ होते हुए जयपुर पहुंचती थी। अब श्री गंगानगर कोटा सुपरफास्ट ट्रेन का रूट बदल दिया गया है। अब यह ट्रेन श्री गंगानगर से चलकर रायसीनगर वाया सूरतगढ़ होते हुए जयपुर पहुंचेगी। इससे हनुमानगढ़, सादुलशहर, पीलीभंगा के विद्यार्थियों तथा यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। ज्ञापन में उक्त ट्रेन के रूट को यथावत रखने की मांग की गई है। आज जो गंगानगर कोटा झालावाड़ जो ट्रेन चलती है, वो न्यालचंद ने अपनी मनमर्जी से अपनी सरकार के देखते हुए अपने मंत्री पीयूष गोयल के पास जाके उन्होंने बातचीत करके वो ट्रेन है उसको गंगानगर से वाया रायसीनगर किया है। उसमें वो वापस पुनः हनुमानगढ़, गंगानगर, सादुलशहर, हनुमानगढ़, पीलीभंगा, सूरतगढ़ किया जाए, क्योंकि ट्रेन है इसका रूट इधर से बहुत ही फायदेमंद है। विद्यार्थियों को, किसान को, अन्य यात्रियों को बहुत सारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कलेक्टर के मार्फत हमने रेल मंत्री पीयूष जी गोयल को ज्ञापन भेजकर पुनः यहाँ से संचालित करने की मांग की है। जो हमारी मांग जल्द से जल्द नहीं मानेंगे तो हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। टाउन स्थित एनएमपीजी कॉलेज में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में व्याख्याताओं ने शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डाला। टाउन स्थित राजकीय नेहरू मेमोरियल महाविद्यालय में मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर नरेंद्र भांबू ने की। व्याख्याताओं ने इस दिवस की प्रासंगिकता पर प्रकाश डालते हुए इसको मनाए जाने के इतिहास तथा वर्तमान संदर्भ में शिक्षा के महत्व पर अपने विचार विस्तार पूर्वक व्यक्त किए। कार्यक्रम में भाग लेते हुए एनएसएस के जिला समन्वयक एवं स्काउट प्रभारी डॉक्टर विनोद कुमार जहांगीर ने अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के प्रारंभ एवं निरंतर इसको मनाए जाने से परिचित करवाते हुए मानव जीवन के लिए शिक्षा की आवश्यकता को रेखांकित किया। साथ ही वर्तमान काल में भारत में साक्षरता की स्थिति पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने इस दिवस के महत्व को बताते हुए वर्तमान संदर्भ में शिक्षा तथा रोजगार को एक दूसरे से जोड़ने की आवश्यकता पर बल दिया। राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। भारत में सबसे पहला साक्षरता दिवस 1966 में मनाया गया था। साक्षरता मिशन के अनुसार भारत में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2009 और 10 के दौरान, एक दशक के दौरान कि अगले दशक में भारत में साक्षरता दिवस मनाया जाएगा। साक्षरता दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य समाज में शिक्षा के प्रति प्राथमिकता तय करना, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को, जो निचले स्तर पर व्यक्ति है, उसको शिक्षा मिले। इसके अलावा अगर देखा जाए तो भारत में साक्षरता की दर वर्तमान में 74% है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 84% है। वैसे अगर भारत में साक्षरता की स्थिति देखी जाए तो मुख्य रूप से साक्षरता का जो तात्पर्य है कि व्यक्ति को लिखने पढ़ने का ज्ञान होना चाहिए, उसे हम सामान्य तौर पर साक्षर कहा जाता है। वैसे क्या है कि पढ़ने लिखने से व्यक्ति की सोच है वो समृद्ध बनती है और सोचने और विचारने का एक तरीका अलग बनता है। अगर सोचने विचारने का तरीका व्यक्ति का अगर क्रिएटिव होता है या सकारात्मक होता है तो उससे क्या है कि एक तरीके से देश तरक्की की तरफ जाता है। तो मुख्य रूप से देश में साक्षरता की स्थिति अर्थात शिक्षा का जो स्तर है वो निरंतर मजबूत होना चाहिए। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर भारत में
आज 8 सितंबर को साक्षरता दिवस मनाया जाता है। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।